वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पे हम कार्य, शक्ति, ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले न्यूटन को और बल को, इस सभी को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनने हैं। तो मैंने सोचा थ्योरी यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूँ, जिससे आपको समस्या ना हो। क्योंकि अभी कुछ बच्चे पेपर में बचे हैं, तो जो बच्चे हैं अगर वो देख के चले जाएंगे तो उनके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न हम देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर थ्योरी आपका 3 से 4 प्रश्न जो बन रहे हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति से और साथ में गुरुत्वाकर्षण से, वो इसी वीडियो में आपको मिल सकते हैं अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो। पहला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि सी में दिया गया है। एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो यहाँ पे जो होगा वो हल्के पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? मानव शरीर में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक हॉर्स पावर बराबर होता है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 अंश पर बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो शरीर में द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है तो 36 × 10⁵ जूल, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंडों को सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होते हैं और संपर्क सदा से विरूपित हो जाते हैं। गलत है। दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। रॉकेट का सिद्धांत कार्य कर सकता है तो ये करता है संवेग के संरक्षण नियम पर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल होगा वो क्या होगा? तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होगा वो अदिश होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए संवेग का मान क्या हो जाएगा? तो उसका मान जो होगा वो प्रारंभिक जो होगा उससे 2 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की दिशा में विस्थापन की होती है। जब बल की दिशा में विस्थापन होती है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बल द्वारा किया गया कार्य, या इसका प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा सबसे पहला प्रश्न था, ये आप समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p है एवं द्रव्यमान यम है तो p एवं यम के पदों का गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो होगा p²/2m, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेग यहाँ पूछा गया, ध्यान रखना है, तो भारी पिंड का होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संवेग का फार्मूला क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग जो होता है संवेग का फार्मूला है, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगा, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है। आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती तो ये होती है n बराबर 100%, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? देखिए, ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, कम बल का अनुभव करता है, इससे उसे चोट भी नहीं लगती है।
जब एक पिंड किसी आनत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास क्या रहती है? तो इसके पास गतिज और स्थितिज दोनों रहती है ऊर्जा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा तब क्या होती है? उस समय प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया जाए तो कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? तो इसे निश्चित रूप से नहीं कुछ कहा जा सकता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो किया गया कार्य न्यूनतम होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पे उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो चौथाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए, अब हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न छपे हैं, तो एक एक करके देख लेंगे। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसे भार कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ऑप्शन पहला है, वह बल जो हम धरती से हमें बांधे रखता है, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाया गया। ग्रह के चारों ओर सूर्य गति करता है, पहली बात यही समझाया नहीं गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर कहा गया है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है, ये भी गुरुत्वाकर्षण द्वारा समझाया गया है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये भी सही है, तो बी जो दिखाया था वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कमजोर बल है, तो कमजोर बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.6734 गुणे 10⁻⁻11 n और फिर m⁻2 बाई kg किलोग्राम, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता। देखिए, उनके द्रव्यमान के योग पर वहाँ पर निर्भर नहीं करता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच का बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा कि गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम हो जाएगा, ये याद रखना है, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो वर्ग के विपरीत अनुपातिक होती है, तो उसके मध्य के दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होती है, जो कि सी में दिया गया है। दिए गए कथन ए और बी में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, यहाँ पूछा गया है। तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन के सीधा अनुपातिक है और दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। तो यहाँ पे देखिए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन के सीधा अनुपातिक है, ये तो सत्य है, लेकिन यहाँ पे दूरी के वर्ग के नहीं, तो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी m⁻2 किलोग्राम के पावर -2। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करता है, जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूसरे के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है, ये आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, ठीक है, तो किसके समानुपाती होता है पूछा गया, तो उसके द्रव्यमान के गुणक के, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा? तो उसके बल का जो होगा 9 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होगा? तो सबसे न्यूनतम होगा भूमध्य रेखा पर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, और सबसे अधिकतम ध्रुव रेखा में होगा, ये भी याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में, नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? ये होता है चार वस्तुओं के बीच की प्रत्येक, चार तो कभी नहीं, दो नहीं, ये प्रत्येक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु के बीच मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, इसमें गलत कथन को चुनना है। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जो कि बिल्कुल सही है। गुरुत्व त्वरण जी ध्रुव पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है, ये भी सही। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से कम, गलत है, अधिक रहेगा, लेकिन यहाँ पे कम दिया गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित में स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो वह हो जाएगा जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया हो तो एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है, तो इसका क्या, तो वो उसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य होता है, तथा त्वरण लगभग 10 मीटर सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 8 तारीख से क्लास लेना मत भूलिएगा, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? तो जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो पैमाना वजन क्या होगा? अधिक दिखाएगा, ये सही है। और जब वो नीचे आएगा तो उसका वजन क्या दिखाएगा? कम दिखाएगा, ये भी याद रखना है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उसे वजन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो उसका क्या, भी मैंने बताया, वेग जो होता है वो शून्य हो जाता है और त्वरण लगभग 10 मीटर सेकंड हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। गुरुत्वीय जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। जितने टाइप के प्रश्न हैं मैं हर टाइप के कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जा सकती? हमें पता है वहाँ पे चंद्रमा पर क्या वायुमंडल नहीं है, तो ध्वनि के बिना माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है कहाँ पे? वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। F बराबर GM, सूत्र में जी का क्या कहते हैं? जी को क्या कहते हैं आपसे पूछा गया, तो जी तो होता गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनके बल, जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान का आधा कर दिया जाए, परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल उसका F/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, यह किसके कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है।
निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से संबंधित नहीं है? तो वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है सही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति सही है। चंद्रमा और सूर्य का कारण ज्वार ये भी सही है। चंद्रमा और चारों ओर पृथ्वी की गति ये गलत है, जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी पर दिया गया है। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के परिपथ पर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 जूल, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो इसका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर सेकंड, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति प्रतिबंधित करने वाले नियम को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखिए, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है जो आपके लिए रामबाण साबित होगा, और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो खत्म हो जाएगा और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको यूपीआई आईडी दिया गया है, पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह 37,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा का पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछा गया वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, जो कि ऑप्शन ये सही है। वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है, ये गलत है क्योंकि ध्रुव पर अधिकतम होना चाहिए, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन्हीं दो सरल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल हमारी सौर मंडल की संरचना को बनाए रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल लेटर में जी। इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस कैसा करते हैं? तो शून्य वजन महसूस करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार, तो पृथ्वी के केंद्र पे एक पिंड का भार जो होता है वो शून्य होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। जी पर क्या निर्भर करता है? तो गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान यम, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह से लाई गई चट्टान पर क्या असर होगा? तो हमें पता है उसका जो भार है उसके परिवर्तन हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित मान परिणाम नहीं होगा? तो देखिए, पहला है विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर बल लगते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो लिखा दोनों अंडे टूट जाएंगे यही परिणाम नहीं होगा, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, इसमें आपको बताना है। तो हमें पता है ध्रुव रेखा पर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, अनुसार जी का मान घटता है। जी का मान कहाँ पे घटता है? तो ऊंचाइयों पे घटता है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी का मान यहाँ बताना है, तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पे कम होता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है, और ध्रुवों पे जाने पर उसका मान बढ़ता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता की स्थिति में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान क्या होता है? तो वह होता है, त्वरण का मान क्या होता है? तो नीचे गिरने वाली वस्तु की द्रव्यमान यम के, ये भी पॉइंट याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो यह ब्लैक मैल की घूर्णन में सहायक है। ये नहीं होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। मुक्त रूप से गिरना केवल क्या है? तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुत्व बल, गुरुत्व बल दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा के भार से अधिक होगा। तो सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य पर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, जो कि बी में दिया गया है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। जी का मान इकाई त्वरण की इकाई के समान है। तो अर्थात त्वरण का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो इस पे मैंने कई सवाल बता दिया आपको। तो यम यस के पावर -2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपसे पूछा गया है। तो जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, सही है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी क्लास आपको कार्य शक्ति ऊर्जा एवं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर समझ में आया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।